कई महीने जेल में बिताने के बाद भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये सब फर्जी है। लेकिन शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ जितने सबूत ईडी और सीबीआई ने जुटाए हैं उस पर आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक ने अपनी मुहर लगा दी और ये कबूल कर लिया कि शराब घोटाला को पार्टी फंड को मजबूत करने के लिए अंजाम दिया गया और ये पूरा घोटाला केजरीवाल और सिसोदिया ने प्लान किया और उसे अमली जामा पहनाया। ये कबूल करने वाला आम आदमी पार्टी का मौजूदा विधायक और नरेला से पार्टी का उम्मीदवार शरद चौहान है, जिसका एक ऑडियो क्लिप कांग्रेस ने जारी कर सनसनी फैला दी। वायरल हो रहे इस वीडियो क्लिप में विधायक शरद चौहान की किसी के साथ बातचीत है जिसमें वो शराब घोटाले को लेकर कबूल कर रहा है कि किस तरह से इसे अंजाम दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 मिनट 37 सेकंड का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि इसमें नरेला से आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान की आवाज है। वो किसी से बात करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह पार्टी के लिए धन एकत्रित करने के लिए शराब नीति लाई गई। पवन खेड़ा ने कहा कि नरेला के मौजूदा विधायक शरद चौहान किसी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मनीष के साथ बैठे थे जब विजय नायर शराब पॉलिसी लाया और उस पर चर्चा हुई। उन्होंने मनीष को कहा कि मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से आएंगे। शरद चौहान कहते हैं कि उसके बाद गुजरात का चुनाव लड़ा, गोवा का चुनाव लड़ा तो पैसे यहीं से आए, अब पैसे पंजाब से आ रहे हैं, पहले तो शराब के ठेकों से आए। मुझे मनीष ने कहा कि तुम भी 2 कंपनीज में सेटलमेंट कर लो। मैंने राजेश के साथ मिलकर प्लान भी बना लिया लेकिन मैं बच गया, नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी जेल में होता। ये शरद चौहान के शब्द हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बातों में न आकर जेल जाने से शरद चौहान तो बच गए, लेकिन उनका ये कबूलनामा केजरीवाल के लिए गले की फांस बन गया है। कांग्रेस और बीजेपी इस ऑडियो क्लिप का इस्तेमाल पूरी दिल्ली में करेगी। चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को पंजाब से फंड भेजा जा रहा है। ऑडियो क्लिप में शरद चौहान ने ठीक वह बात कह दी जिससे साफ है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग पंजाब से हो रही है, क्योंकि वहां भी दिल्ली जैसी ही शराब नीति लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली के सियासी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने धमाकेदार एंट्री कर ली और इसके लिए उन्होंने किराड़ी को चुना, जहां केजरीवाल ने बीजेपी छोड़कर आए अनिल झा को अपना उम्मीदवार बनाया। यही वजह है कि सीएम योगी ने अपनी पहली सभा में वो तेवर दिखाए जिससे केजरीवाल अब तक बचने की कोशिश कर रहे थे। सीएम योगी ने शुरुआत कुंभ से की और चुनावी हिंदू केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया। सीएम योगी ने कहा कि अगर एक सीएम के रूप में मैं और मेरी सरकार के मंत्री संगम स्नान करते हैं तो केजरीवाल और उनके मंत्री क्या यमुना में स्नान कर सकते हैं? इन्होंने यमुना को गंदे नाले में बदलने का काम किया। जनता की अदालत में इन्हें इसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया। सीएम योगी ने कहा कि याद कीजिए, आज से 1 दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे। मेट्रो का मॉडल जो अटल जी ने शुरू किया उसे देखने लोग दिल्ली आते थे। सड़कों की बात होती थी तो लोग दिल्ली आते थे। आज क्या स्थिति है? सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, कुछ पता ही नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि हमने ये खिलवाड़ करने की छूट एक गिरोह को क्यों दे दी है? दिल्ली में कूड़े का ढेर पड़ा है, देश की राजधानी की दुर्गति हो रही है, वाहन सीवर के पानी से गुजर रहे हैं, हमारे वाहनों को भी गुजरना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने यमुना को गंदा करने का पाप किया। नमामि गंगे परियोजना के तहत यमुना को साफ करने की बात आई तो केजरीवाल सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। यमुना की स्वच्छता पर ये लोग सहयोग नहीं करना चाहते। ये विकास परियोजना का मौके पर जाकर सत्यापन नहीं करना चाहते। सीएम ने कहा इनका तो एक ही काम है, सुबह होते ही झूठ पोस्ट करना, फर्जी बातें करके गुमराह करना। जितना समय ये लोग झूठ बोलने में लगाते हैं, अगर इतना ध्यान काम पर देते तो दिल्ली बदल गई होती। इन्होंने दिल्ली को कूड़ाघर बना दिया। आजकल केजरीवाल अपने भाषणों में यूपी की बात करते हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए कि लोग यूपी को विकास के मॉडल के रूप में देख रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता झूठ के एटीएम बन गए हैं। सीएम योगी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम जरूर किया। आम आदमी पार्टी के नेता आधार कार्ड बांटते हैं। सीएम योगी ने दिल्ली दंगों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि 2020 में दिल्ली में दंगा कराया। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। सीएम योगी ने कहा कि नई दिल्ली के अलावा बाकी दिल्ली में पावर कट हो रहा है। जो लोग आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में आने का कोई हक नहीं। पंजाब की कुछ बहनों ने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। इन्होंने 1000 रुपए महीना देने का वादा पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी सरकार की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पहले दिल्ली के मुल्ला और मौलवियों को लाभ दिया।
फिर चुनाव आया तो पंडितों के लिए भी ऐलान कर दिया। वाल्मीकि समाज, रविदास पुजारी आम आदमी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का सच सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली की लड़ाई में चौतरफा घिर चुकी आम आदमी पार्टी इन दिनों कार्यकर्ताओं की कमी से जूझ रही है। पार्टी के काफी कार्यकर्ता तो पहले ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और जो बचे हैं उनमें आधे से अधिक अपने घरों में बैठ गए हैं। जैसे तैसे दिहाड़ी पर कुछ कार्यकर्ताओं का इंतजाम तो किया गया, लेकिन वे भी दिहाड़ी जितनी उतना ही काम। यही वजह है कि इन दिनों आतिशी मरलेना से लेकर संजय सिंह तक बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले उनके कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे। सबसे पहले आतिशी मरलेना ने चुनाव आयोग को रमेश विधुड़ी के खिलाफ पत्र लिखा और कार्यकर्ताओं को धमकी दिए जाने की शिकायत की। उसके बाद केजरीवाल और आतिशी दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रवेश वर्मा और रमेश विधुड़ी पर आरोप लगाए और अब संजय सिंह उसी मामले को लेकर हो हल्ला करने लगे। संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस और भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर बिना नोटिस या एफआईआर के कथित छापेमारी की जा रही है। उन्होंने भाजपा के खिलाफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आरोप नहीं है, पुलिस रात 10 बजे हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी कर रही है। किस आधार पर वे कह रहे हैं कि संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं? क्या पुलिस को बिना नोटिस, समन या एफआईआर में रात में किसी के घर छापेमारी और जांच करने का अधिकार है? सांसद ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। हमने चुनाव आयोग से समय मांगा था, 3 दिन हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक समय नहीं दिया गया। अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? शुरुआत में कुछ शिकायतों पर कार्यवाही हुई थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। ये चुनाव कैसे निष्पक्ष है? इससे एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आतिशी ने दिल्ली के चुनाव अधिकारी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को बंद करने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने 21 और 22 जनवरी को आप कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर धमकाया था। पत्र में सीएम आतिशी ने आरोपी पुलिस अधिकारियों के तबादले की भी मांग की है और उन पर कार्यकर्ताओं पर झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया, जिसमें लिखा था कि किसी तरह की हिंसा या धमकी नहीं दी गई। आतिशी ने पत्र में लिखा, हालांकि शिकायतों की जांच करने के बजाय मुझे पता चला कि हमारे वॉलंटियर्स को, जिन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं से धमकियां मिली, अब बयान लेने के बहाने पुलिस से फोन करवाए जा रहे हैं। इलाके के एसएचओ धर्मवीर, इंस्पेक्टर सुशील वर्मा और कांस्टेबल जय भगवान हमारे वॉलंटियर्स से संपर्क कर रहे हैं। वे हमारे वॉलंटियर्स को झूठे बयान दर्ज करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें केस बंद करने के लिए राजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कई इलाकों की डेमोग्राफी बदलने का जो खेल दिल्ली में किया, वैसे ही खेल वे दिल्ली की सीमा से लगे यूपी के इलाकों में करने गए थे। लेकिन सीएम योगी ने तब केजरीवाल को सख्ती से हैंडल किया और इसके पहले सीएम योगी ने केजरीवाल से 2-3 बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन बात बन नहीं पाई। सीएम योगी का बुलडोजर गर्जा और यूपी के इलाकों में बसे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का सफाया कर दिया गया। इस घटना का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर जमकर हमला किया। योगी ने पहले किराड़ी और फिर करोल बाग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क, बिजली, पानी, सीवर जैसे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इनके नेताओं ने इन्हें बसाया है। उन्होंने कहा कि जामिया के पास यूपी की जमीन पर भी ऐसा ही किया गया, तो उन्होंने बुलडोजर एक्शन लेकर सबको हटाया। उन्होंने जामिया, ओखला के साथ शाहीन बाग का भी जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका तो एक ही उद्योग है। इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा 2 साल पहले जामिया मिलिया इस्लामिया और उसके आसपास के क्षेत्र में यूपी सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर उनके विधायकों, पदाधिकारियों, पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बात करने का प्रयास किया, यूपी की जमीन पर मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे यूपी से बुलडोजर भेजना पड़ा था। मैंने पूरी निर्ममता के साथ अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई, फिर उसे बैरिकेड करके यूपी पीएसी की तैनाती कर दी। असल में बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पर घातक हमला करने वाले का वैध बांग्लादेशी होने के बाद से देश भर में घुस आए बांग्लादेशियों का मुद्दा बेहद गर्म हो गया है। मामला सिर्फ 1-2 राज्यों का नहीं, बल्कि ये मामला देश के 17 राज्यों के रह रहे करोड़ों अवैध बांग्लादेशियों का है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के महीनों पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इनकी पहचान कराने का आदेश दिल्ली पुलिस को दिया था और सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद तो इन्होंने
मिशन मोड पर अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने को कहा, जिससे आम आदमी पार्टी में काफी बेचैनी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर करते रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के गृह विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया। मंत्रालय ने ये पत्र शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शिवाले द्वारा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ एक ज्ञापन दिए जाने के बाद लिखा है। राहुल शिवाले ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर इस विषय को उठाया था। महाराष्ट्र सरकार को गृह मंत्रालय का यह निर्देश ऐसे समय पर आया जब बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोप में एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा गया। मुंबई पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय बांग्लादेशी घुसपैठिया शरीफुल इस्लाम ने सैफ अली खान के घर में चोरी के इरादे से घुसपैठ की और इस दौरान हिंसक झड़प में उसने अभिनेता को चाकू मार दिया। आखिरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मैनुअल नियमावली को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का अंतिम नोटिफिकेशन इसी महीने जारी हो सकता है। इसके जारी होते ही समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद मुस्लिम कई शादियां नहीं कर पाएंगे। निकाह, इद्दत, बिद्दत, तलाक, हलाला ये सब के सब गैर कानूनी हो जाएंगे। हालांकि ये कानून फिलहाल उत्तराखंड में लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस तरह का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने पहले कहा था कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर से शुरू होने वाले समय में यूसीसी को लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मुद्दों पर सभी धार्मिक समुदायों में समान रूप से इसे लागू किया जाएगा। भारत में अभी एक समान आपराधिक कानून है, लेकिन नागरिक कानून अलग अलग धार्मिक समुदायों के अलग अलग हैं। इसलिए हलाला, बिद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है। हालांकि आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समुदाय के लिए शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा समेत कई चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। अब अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानून लागू होगा। लिहाजा अब मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं होगी। निकाह, हलाला, इद्दत भी गैर कानूनी हो जाएगा। उत्तराखंड में मुस्लिम ही नहीं, कई ऐसे हिंदू समुदाय भी हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति में महिलाओं के एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करने की परंपरा है। वहीं भोटिया में पुरुषों के बहुविवाह की परंपरा है। सवाल ये उठता है कि यूसीसी लागू होने के बाद इन जनजातियों की शादी की परंपरा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। उत्तराखंड की जनजातियों में जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया जनजाति प्रमुख रूप से हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाखा मंडल गांव की जौनसारी जनजाति के लोग आज भी अपनी धार्मिक परंपरा के चलते पॉलीएंड्री विवाह करते हैं। आसान भाषा में समझे तो महिलाओं के एक से ज़्यादा पुरुषों से शादी करने की परंपरा है। भोटिया जनजाति में महिलाओं को तो बहुविवाह की छूट ही नहीं है, लेकिन पुरुषों को एक से ज़्यादा शादियां करने की अनुमति है। चूंकि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के दायरे से उत्तराखंड की जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया जनजातियों को बाहर रखा गया। साफ है कि वो अपनी बहुविवाह की परंपरा को पहले ही की तरह जारी रख सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा बहुविवाह होता है। IIPS की स्टडी में बताया गया था कि भारत में होने वाले कुल बहुविवाह में मुस्लिमों की संख्या 1.9% है और इसके बाद धार्मिक समुदाय आते हैं जिनकी संख्या 1.6% है। वहीं 1.3% के साथ हिंदू तीसरे नंबर पर आते हैं। जनजातीय समूह है बुक्सा और राजी जनजाति आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों के मुकाबले काफी गरीब तथा पिछड़ी है। लिहाजा इन दोनों जनजातियों को आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में रखा गया है।